हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस में सेट नंबर 3 की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1613, जो कि जहांगीर का समय था। ठीक है, 1613 में एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी जो कारखाना खोला था वो कहाँ खोला था? सूरत में। तो सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा जो थी वो प्रदान कर दी गई थी। इससे इसका असर ये हुआ कि अंग्रेजों में इस चीज के प्रति लालच हो गया कि अगर हमारी एक फैक्ट्री हो सकती है तो क्या पता राजा को उससे अनुमति और भी राज्यों में मतलब खोलने की, फैक्ट्री खोलने की अनुमति ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सोचते हुए ही जो इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम, ठीक है, उन्होंने अपने दूत जिसका नाम था सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था ताकि अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चंदेल, प्रतिहार, पाल या गढ़वाल? इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वाल के राजा कौन थे? जयचंद, ठीक है। इनको हिंदी लोक साहित्य और कथाओं में क्या कहते हैं? राजा जयचंद कहते हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण था तो उस टाइम पे कन्नौज के राजा जयचंद का राज्य था। ठीक है, जयचंद जो थे, इनका कार्यकाल या इनका शासनकाल 1170 से 1194 था। ठीक है, जयचंद जो था ये अंतिम शक्तिशाली शासक था गढ़वाल वंश का, और इसी के टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके समकालीन थे, और पृथ्वीराज चौहान कहाँ दिल्ली और अजमेर में इनका शासक था। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता का अपहरण भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये थर्ड थे, तृतीय के टाइम पर तृतीय ने इनके पुत्री का अपहरण किया था। और मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का जो आक्रमण हुआ था, जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1191 में, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध के बारे में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? काशार्पण, दीनार, निस्क या सुवर्ण? इसमें से गुप्त स्वर्ण मुद्रा, जो गुप्त के समय स्वर्ण मुद्रा चली थी, उसको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर 2 दीनार कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य या जो गुप्त काल था उसको स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि स्वर्ण की जो मुद्राएं हैं सबसे ज्यादा गुप्त काल में चलाई गई थी। ठीक है, और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था गुप्त काल के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना इसका अन्य नाम संधारा भी है।
इससे तात्पर्य क्या है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र। तो उत्तर इसका हो जाएगा उपवास द्वारा प्राण त्याग। संलेखना, जो कि एक जैन धर्म में एक विधि थी जिसके द्वारा क्या होता था कि उपवास या व्रत करके प्राण त्यागे जाते थे। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इनके शासन काल में क्या हुआ था कि 12 साल का मगध में 12 साल का अकाल पड़ गया था। ठीक है, इसी अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो सिंहासन था पुत्र के पक्ष में त्याग दिया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है, ठीक है, तपस्या करने चले गए और इसी स्थान पर इसी संलेखना विधि से अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाएगा तो वो कौन है? वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारतीय पुरातत्व के जनक की बात की जाए तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही बताएं। इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंटियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, ये भी सही है। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र सम्मेलन, ठीक है, जिसमें गांधी जी सिर्फ इसी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जो कि ये सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। जी एसएस राजपुताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे और इसमें मदन मोहन राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि, सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट, ये भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो कर रही थी। ठीक है, बाकी और कौन सदस्य थे इसमें? मोहम्मद अली जिन्ना थे, आंगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये सदस्य के रूप में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रोलट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा? मैंने आपको बताया था चंपारण 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन जो किसानों के लिए लड़ा था वो कौन सा था? चंपारण था। ठीक है, ये क्यों था? क्योंकि नील जो खेती थी, नील
नील की खेती की करने वाले किसानों पर जो यूरोपीय थे वो नील द्वारा बहुत ज्यादा क्या करते थे, अत्याचार करते थे किसानों पर। ठीक है, तो किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और व्यापारियों द्वारा तय दामों पर ही उसे बेचना भी पड़ता था। ठीक है, इसी से परेशान होकर किसानों ने जब इनसे गुजारिश की तब 1917 में गांधी जी ने 1900 चंपारण आंदोलन की घोषणा की थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। केनिन कौन थे? 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था उस टाइम पे केनिन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मिंटो के नाम पे ही क्या था, मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में हुआ था, जिसमें मिंटो जो थे वो अध्यक्ष थे। मेयो लॉर्ड मेयो इनके द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिन। 1857 के विद्रोह के समय जो वायसराय था वो जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल वो कौन था? लॉर्ड कैनिन था। और इन्होंने ही आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, क्योंकि इलाहाबाद में विद्रोह जो है 1857 में प्रारंभ हुआ और यहाँ विद्रोहियों की जो कमान थी इलाहाबाद में वो कौन संभाल रहा था? वो लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद की कमान को संभाल रहे थे। ठीक है, इन्हीं जिले का सूबेदार घोषित किया गया। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। जो इलाहाबाद में जो विद्रोह चल रहा था उसको कर्नल नील ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है उच्चतम लवणता पाई जाती है मध्य सागर, लाल सागर, महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और वन्य झील टर्की में। कहाँ पर उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, वान झील, जो कि टर्की में है। सबसे ज्यादा लवणता जो है वहां पाई जाती है। लवणता होती कैसी? नदियों द्वारा निरंतर लवणता की आपूर्ति होने से रहने से अंतर समुद्रों तथा झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, और वाष्पीकरण जब होता है तो दिन प्रतिदिन जो होता है ये निरंतर अधिक खारा, वाष्पीकरण से क्या होता है पानी ऊपर उठ जाता है और जो नमक होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, इसीलिए समुद्र जो है अत्यधिक खारा होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेघला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध ध्रुवीय व्रत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, या फिर जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम तापमान की मेघला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। पृथ्वी पर जो अधिकतम तापमान है वो विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता, बल्कि ये कर्क और मकर रेखा पे पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन इन्होंने पूछा था सही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो अधिकतम तापमान है वो विषुवत रेखा पे ना पाकर कहाँ पर पाया जाता है? कर्क और मकर रेखा में पाया जाता है। लेकिन विषुवत जो रेखा होती है यहाँ जो बादल होते हैं, ठीक है, इनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है, मतलब सघन होती है, और ये प्रकाश के जो है अच्छे परावर्तक भी होते हैं। और जबकि जो अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है, वो आयन वर्ती होते हैं, इसलिए वहां मौसम साफ रहता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट्स।
ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स जो होते हैं ये इन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ये लवणता युक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। ठीक है, सॉल्ट मार्श घास इसका एक उदाहरण है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन सा है, सॉल्ट मार्श घास ग्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को मिलाना है तो बताना है। चलिए, दिल्ली जो है ये अर्धशुष्क होता है, अर्धशुष्क होता है। ठीक है, आधा सूखा होता है, शुष्क मतलब सूखना। ठीक है, आधा शुष्क मतलब पूरी तरह से नहीं। मुंबई क्या है, उष्ण होता है, यहाँ अत्यधिक बारिश होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ आर्द्रता रहती है। जोधपुर जो है ये शुष्क होता है, बारिश कम होने की वजह से यहाँ सूखा ज्यादा होता है। और शिलोंग जो है ये आर्द्र होता है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का टू किसमें है, इसमें है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, द्वितीय जनसंख्या वाला राज्य। तो हमें ये भी पता होना चाहिए जब सबसे पहले कि पहला कौन सा है, तो पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, बिहार तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश जो है ये 5वें नंबर पर है। एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार, या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के लिए आयात की हुई वस्तुएं, इनको क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, भारत विदेशों से जो वस्तुएं आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्र तट नहीं है। ठीक है, जिनके पास समुद्र तट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़ा क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। ठीक है, भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद से, कर विवाद जो था, ठीक है, कृषि जोत पर उससे निपटने के लिए 1972 में राज्य समिति बनाई गई थी। के.एन. राज्य की अध्यक्षता में राज्य समिति बनाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य समिति। वाचु समिति क्या है, वाचु समिति ये आई थी, ये इसका गठन 1970 में किया गया था। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1972 में दी गई थी। इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो कर प्रशासन को अधिक चुस्त और प्रभावपूर्ण बनाने का था। ठीक है, इसके बनाने के इसमें सुझाव थे। कार्य समिति की बात की जाए तो ये आधारित संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने, जैसे कि कृषिगत उत्पादों के थोक, खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग की समीक्षा, ठीक है, और बचत और निवेश के आंकड़े की समीक्षा और तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, इसके लिए कार्य समिति बनाई गई थी। मराठी समिति का संबंध शहरी सरकारी बैंकों से था। किससे था, शहरी सहकारी बैंकों से। चलिए नेक्स्ट, बैंक दर का आशय है। बैंक दर क्या होती है, साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान के लाभ दर, या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, ये वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या व्यापारिक जो बैंकें होती हैं उनको उधार देती है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता जब
विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब विदेशों में निर्यात की मांग लोच अधिक हो तब अवमूल्यन जो है वो अधिक कारगर होता है। अवमूल्यन जैसे कि नोटों का अवमूल्यन, ठीक है, ये अधिक कारगर तभी होता है। देश की मुद्रा का जो बाह्य मूल्य को कम करना होता है ना, तभी इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लाख। तो 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था इसमें, जिसमें जो सबसे निचली जो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का जो ये प्रावधान था, ठीक है, इसका जो मुख्य अधिकारी कौन होता था? मुखिया होता था या सरपंच होता था। और इसका जो निर्वाचन है वो कैसा होता था? वो प्रत्यक्ष होता था। दूसरे क्या होते थे? मध्यवर्ती होते थे। मध्यवर्ती इनको और क्या कहते थे? खंड स्तर पर जो क्षेत्र पंचायतें या प्रावधान होते हैं, ठीक है, ये मध्यवर्ती होती थी, ठीक है। और इसका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? वो ब्लॉक प्रमुख होता था। ब्लॉक प्रमुख होता था। और इसका निर्वाचन कैसा होता है? इसका निर्वाचन जो है वह अप्रत्यक्ष होता है। और तीसरा है सबसे उच्च, मैंने 3 बताए, एक एक निचला होता है जिससे मुखिया होता है, मुखिया इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। दूसरा होता है मध्यवर्ती जिसका ब्लॉक प्रमुख होता है, अध्यक्ष। और तीसरा होता है उच्च, सबसे ऊपर, ठीक है, ये जिला स्तर पर होता है और इसका जो प्रमुख होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो अधिकारी, या उसको चेयरमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन भी कहलाता है, ठीक है। और इसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या लोकसभा भंग करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठित नहीं की जा सकती? 73वां संविधान संशोधन ये कब आया था? 1992 में आया था, जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली पर था। त्रिस्तरीय इसमें पंचायती राज व्यवस्था थी, जिसमें पहली जो थी वो सबसे निचली थी। सबसे निचली वाली जो थी, इसमें क्या होता था? ये ग्राम सभा, ठीक है, ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का प्रावधान था इसमें। और इसका जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? मुखिया होता था। दूसरा होता था मध्यवर्ती जिसकी यहाँ बात की गई, मध्यवर्ती स्तर, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर जो ये ब्लॉक स्तर पर होता था, ब्लॉक स्तर पर। और इसका जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? ब्लॉक प्रमुख होता था, ब्लॉक प्रमुख। जबकि तीसरा जो होता था, तीसरा ये सबसे उच्च था और इसका जो अधिकारी होता था वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। और इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता था, अप्रत्यक्ष। मुखिया का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता था, जबकि मध्यवर्ती और जो ब्लॉक प्रमुख है और जो ये जिला पंचायत अधिकारी है, ये दोनों ही अप्रत्यक्षता चुने जाते थे। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, ठीक है। मध्यवर्ती की बात हो रही है, तो मध्यवर्ती में क्या होता है कि 20 लाख से, इनकी जो जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है अगर, तो वहां पर मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों से देना आवश्यक नहीं होता है, जबकि राजदूतों की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा पेश विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना या फिर किसी संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना, इसके लिए राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक होता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कथन और कारण। ठीक है, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, और संविधान में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है। उत्तर बताना है इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही कथन अलग अलग चीज है। ठीक है, किसी भी तरह से कथन के लिए यह कारण नहीं है। तो भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना करती है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या है, इस व्यवस्था में संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो किसके पास होती है, वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1, ये मंत्री परिषद का प्रावधान करता है, और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उनके कृत्यों के संचालन में सहायता और मंत्रणा भी देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार कहीं पे भी संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हुई है। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में। आपको उत्तर बताना है, इसमें उत्तर क्या होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए दोनों में ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, न्याय पुनरावलोकन के अंतर्गत क्या होता है, न्यायालयों को ये शक्ति दी गई है कि जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और अगर ये कानून अथवा ये आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध भी घोषित किया जा सकता है। चलिए, भारतीय संविधान का जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय को भी, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 136, 226 और 227 इसके अंतर्गत न्याय पुनरावलोकन की शक्ति जो है प्रदान की गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, बी, ओ, ए या ए बी। तो रक्त ओ को क्या सार्वत्रिक दाता या दाता, सॉरी, मतलब इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। सार्वत्रिक ग्राही किसको कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रक्त समूह ए में क्या होता है, कोई भी प्रतिजन नहीं होता। ठीक है, और इसका जो रुधिर मतलब इसका जो रुधिर है वो सभी वर्ग, मतलब इसका जो खून है, मतलब रक्त है, वो सभी व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। अच्छा, रक्त की खोज, ब्लड की खोज किसने की थी, तो वो कौन थे, कार्ल लैंड स्टीनर जो थे, ये रक्त की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई, डबल बॉन्डिंग। तो जैकब, मोनोड, वाटसन एवं क्रिक और एच जी खुराना या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने ही किया क्या था, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइड न्यूक्लिक एसिड। अब इन्होंने कब किया था, 1962 में इनको इसके लिए क्या मिला था, 1962 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, एच जी खुराना, इनको हरगोविंद खुराना भी कहते हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, ये पहले भारतीय थे जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पाए थे। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल व बेंजोइड अम्ल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अनुपात क्या होता है, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसका अनुपात 3:1 मिलाकर बनाया जाता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा, डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। पाई हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको नापने के लिए किया जाता है। तो पाई हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पाई हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा और इसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है, T4। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 800 डिग्री से नीचे का ताप जो है नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड हैं। आपको बताना है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में। कौन कौन से, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड होते हैं किसमें, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, है ना। माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत कठिनाई झेलकर पढ़ाते हैं, तो इससे मुहावरे क्या हो जाएगा, लोहे के चने चबाना। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। राधा घर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राम पाठशाला बैठा है, ये भी गलत हो जाएगा। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, इसमें सही वाक्य क्या होगा, इसको सही करें तो राधा घर में नहीं है। ठीक है, राम पाठशाला में बैठा होगा। आपने अवश्य सुना होगा, इसमें परसर्ग का जो है त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट है, अन्य शब्द में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपको ये बताना है भिन्नार्थक का अर्थ क्या है, पहले अन्य और दूसरे अन्य का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इस अन्य का मतलब होता है अनाज और इस अन्य का मतलब होता है कोई अन्य, मतलब जैसे बात करते हैं ना, अन्य की बात हो रही है मतलब दूसरा। ठीक है,
तो भिन्नार्थक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत है। इनमें से कौन सरस्वती शब्द का समानार्थी है? सरस्वती शब्द का कौन समानार्थी? बागेश्वरी, शारदा, सुधी या वाणी? तो सरस्वती शब्द का समानार्थी इसमें से नहीं है। बागेश्वरी जो है ये सरस्वती का समानार्थी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, सुधी 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 सुधी, ठीक है। सुधी जो है ये सरस्वती का समानार्थी नहीं होगा। सुधी किसका फिर समानार्थी है? सरस्वती की समानार्थी बागेश्वरी, शारदा और वाणी तीनों ही है। सुधी किसका है? सुधी है पंडित का। पंडित का पर्यायवाची क्या है? सुधी, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? विद्वान, सुधी तो आपने देख ही लिया, कोविल, बुद्ध, धीर और विज्ञ, ये क्या है? ये पंडित के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती जो है अंधेर नगरी के, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, अंधेर नगरी और भारत दूरदशा इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये डी ऊपर हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये अंधेर नगरी इनके द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा कौन सी थी? भारत दूरदशा, अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, ये दो इनकी कृतियां हैं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद बता चुकी हूँ पहले भी, फिर से बता रही हूँ। गोदान, कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। धर्मवीर भारती इनकी है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। और अंधा युग, ये किसकी है? ये धर्मवीर भारती की कृतियां हैं। मुद्रा राक्षस किसकी है? ये विशाख दत्त की है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद या भुवनेश्वर? तो मधुबनी कला मिथिला में प्रसिद्ध है। मिथिला कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। कहाँ है? बिहार में है। ये जो भारतीय लोक चित्र है इसमें एक प्रसिद्ध शैली मिथिला को माना जाता है, ठीक है। मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, ठीक है, ये नेपाल के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। ये बिहार के जो क्षेत्र हैं, ठीक है। प्रारंभ में ये चित्रकारी रंगोली के रूप में पहले प्रसिद्ध थी, अब धीरे धीरे ये किस पे? दीवारों पे भी आ गई है और कपड़ों पे भी आ गई है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भाई ये तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जगह पे ग्रीन हाउस गैस होती है। जलवाष्प होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, CFC होती है, मीथेन होती है, ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना, जो एक नया क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ। ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने की थी? तो 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा ग्रीन हाउस की संकल्पना की गई थी। हो सकता है कहीं पर भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? A.G. टर्नस्ले, बोर, J.J. थॉमसन या न्यूटन ने? फटाफट बताइए उत्तर क्या होगा। भाई हम बता भी चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है, और रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन तो आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है इसका जो प्रयोग है
एजी टांसले ने किया था। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इसका जो प्रयोग है वो एजी टांसले ने किया था। ठीक है, इनकी जो बुक आई थी इकोलॉजी, इकोलॉजी आई थी 1935 में, उसी में इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में बताया है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र पौधे, जीव जंतु, भौतिक पर्यावरण, ठीक है, जो सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र, इनको क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? फटाफट बताइए उत्तर क्या होगा। तो भाई सिक्किम। नेपाल से टच क्या करता है? सिक्किम। ना ही कर्नाटक टच करता है, ना ही राजस्थान, ना ही आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। अगर नेपाल, अगर आपको पता है नेपाल भारत का ये नेपाल का एरिया होता है, यहीं पे ही होता है सिक्किम, है ना, फिर होता है भूटान। तो जो सिक्किम एरिया होता है, सिक्किम, वो नेपाल से टच करता है। ठीक, और वहां पे जो नेपाली भाषा जो है वो सिक्किम में इसीलिए बोली जाती है। चलिए, सिक्किम की राजधानी, राजधानी गंगटोक। नेपाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ एक और भी आधिकारिक रूप से भाषाएं हैं, ये भी जानने की जरूरत है। सब नेपाली ही नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी है, ठीक, लेपचा है, और भूटिया है, लिम्बू है, ठीक है, ये भी वहां बोली जाती हैं। और यहाँ का धर्म क्या है? धर्म हिंदू है और बौद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा वाला देश तो भाई चीन होगा। दिमाग में भारत होगा लेकिन भारत नहीं है, ठीक है, चीन है। ये 14 देशों की सीमाओं को टच करता है, 14 देशों की सीमा, जिसमें से उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया है, रूस है, मंगोलिया है, ठीक, किर्गिस्तान, ये मैप मैं भूल गई हूं, ठीक है, अगली बार ये आपको मैप में मैं फिर से करवा दूंगी। कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है, और कौन सा है? अफगानिस्तान, ये भी चीन से टच करता है। भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब क्या है? ये चीन से टच करते हैं। तो 14 देशों की सीमाएं चीन से टच करते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो भैया आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को मृत्यु के मामले में, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल। ठीक है, तो मथुरा कला जो है स्कूल वो कुषाण काल में पहुंची थी, सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। ठीक है, इसमें है क्या? इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है और ये आदर्शवादी कला, मतलब सत्य को, सौंदर्य को, इसमें क्या होता है? प्रधानता दी जाती है। और इसमें मथुरा कला में कई देवी देवता जैसे कि कृष्ण है, विष्णु है, बुद्ध हैं, ठीक है, दुर्गा जी हैं, शिव हैं, ये मथुरा कला में बनाई गई मूर्तियां। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है, रक्षा क्षेत्र भारत के अग्रणी उद्योगों के नवोन्मेषकों और निवेशकों, मतलब जो निवेशक हैं, ठीक है, उनको आकर्षित करने के लिए जो
डेफ कनेक्ट है 2.0, इसका क्या किया, नई दिल्ली में उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर मलेशिया। तो उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। तो क्वाड समूह की महत्वाकांक्षी पहल के तहत भारत में जो कोविड रोधी कोवैक्सीन टीका था उसकी 2 लाख खुराक थाईलैंड को प्राप्त हुई थी। ठीक है, 2 लाख खुराक जो है थाईलैंड को प्राप्त हुई थी। और बस चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो भाई आसाम में, ठीक है, 20 अप्रैल 2022 को आसाम के जो जोरहाट है वहां भारत के पहले 99.99% ठीक है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये जो संयंत्र है ये कितना, ये 500 मेगावाट सौर संयंत्र और 100 मेगावाट का आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है, AEM आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके ये क्या करेगा, बिजली से ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, मतलब इस अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बैंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? कहाँ पे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री द्वारा बैंगलोर में 29 अप्रैल 2022 को, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, जो कि सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया। और ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है, जिसकी मेजबानी किसने की? बैंगलोर ने की। ठीक है, और ये सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर डिजाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की शुरुआत की गई है, जो कि बैंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने का देश का पहला शहर बन गया है। ये जो वैक्यूम सीवर सिस्टम है, ठीक है, ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो रख रखाव है वो कौन करेगा? नीदरलैंड 5 साल के लिए नीदरलैंड की जो कंपनी है इसका रख रखाव करेगी। ठीक है, और आगरा के बाद कोच्चि नगर निगम और वैक्यूम सीवर का इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई जा रही है। चलिए, संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंत ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख या NCR, दिल्ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय है इसने 28 अप्रैल 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? दक्षिण दिल्ली में स्थित है अनंतनाग झील। ठीक है, अनंतनाग झील जो है इसको क्या किया है? इसका जीर्णोद्धार किया है, मतलब इसको फिर से रेनोवेट किया है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश भी जारी कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मेघालय, असम, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय की जो लिविंग रूट ब्रिज है इसको विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीणों ने जल निकायों के दोनों किनारों पर फिक्स इलास्टिका पेड़ को
प्रशिक्षित करके लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया, और जहां से जड़ों द्वारा क्या होता है, पुल का निर्माण किया गया उनकी जड़ों द्वारा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है कोंकण रेलवे ने। ठीक है, ये क्या है, ये है कि शुद्ध जो शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ते हुए योजना के तहत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल और क्या करना कि स्वच्छ परिवहन प्रदान करने के लिए ही क्या किया गया है, ब्रॉड गेज नेटवर्क को विद्युतीकरण करके मिशन मोड पर कोंकण रेलवे ने क्या किया, 100% विद्युतीकरण पूरा किया। किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय, हाँ नीति आयोग द्वारा किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में फास्टर क्या होगा, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन नमक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को क्या कर रहा है, मंजूरी दी है। ये करेगा क्या, ये जो अदालतों से जेलों तक जो ई प्रमाणित प्रतियों को इजिली स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और ये किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। अप्रैल 2022 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? आपको बताना है इनमें से कौन शीर्ष स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MIT, ठीक है, ये शीर्ष स्थान इसने प्राप्त किया है। और ये लगातार 10वीं बार है, ठीक है, जो इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की जो यूनिवर्सिटी है, भारत की जो IT है, उसमें कौन है, उसमें बॉम्बे है, जिसने 4th नंबर का भारतीय संस्थान है। ठीक है, अभी तक इसने अपनी स्थिति बनाए रखी है। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे? तो ये था उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, 8 अप्रैल 1922 को उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धाम के मंत्री, ठीक है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप 1064, ठीक है, एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किए। नेक्स्ट है, प्राथमिक सौर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, राज्य में कम से कम साक्षरता वाले जिले जैसे कि सबसे कम जिला कौन सा है, कम सेक्शन श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में ही स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को 100% क्या करना, नामांकन का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, सो थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही मुझे अपनी आउटपुट देते रहेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि मुझे और आगे और किस तरह से क्वेश्चन पुट करने हैं। मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की क्वेश्चन पुट करने की वो मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन अगर इसमें और भी चेंजेस करने या आपको लग रहा है कि थोड़ा और एफर्ट दिखाना है तो प्लीज 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 बताइएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच एजुकेशन फॉर इंडिया से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।